नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पेप टू प्लानिंग। दोस्तों आज इस वीडियो में आज जानेंगे हम लोग मोबिलाइजेशन एडवांस के बारे में। तो मोबिलाइजेशन एडवांस होता क्या है? So mobilization advance is that type of payment made by the client to the contractor for initial expenditure in respect to preparation works and operation necessary for the movement of personal equipment, suppliers and incidental to the project site for the establishment of office building and other facilities necessary for the work, for premiums on bond and insurance for the work and for other operation performed or cost incurred before the beginning of work। इसका मतलब दोस्तों ये है, मोबिलाइजेशन एडवांस वो है जो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को देता है, या फिर बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट से लेता है कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले। प्रोजेक्ट रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंस होता है, जैसे कैंप सेटअप करना हो या इक्विपमेंट्स खरीदना हो प्रोजेक्ट के लिए, मैन पावर से लेके शुरू करके जो भी एक्सपेंसेस है स्टार्टिंग में, तो उसके लिए जो पैसा मिलता है बेसिकली ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे लिखा हुआ रहता है मोबिलाइजेशन एडवांस कितना मिलेगा, 5% या 10% या 15%, जितना भी जो प्रोजेक्ट में जितना एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मोबिलाइजेशन एडवांस कैसे क्लेम किया जा सकता है और कैसे इसको रिकवरी करते हैं बाद में। तो बेसिकली मैं यहाँ पे तीन ईपीसी प्रोजेक्ट का 3 अलग अलग डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लेकर आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, हम बात करेंगे उसके बारे में कि मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है। एक हम लोगों का रेलवे प्रोजेक्ट का है, एक हम लोगों का NHAI का है और एक NHAI DCL का है। देखिए फर्स्ट जो एग्रीमेंट है हम लोगों का, ये एक रेलवे का ईपीसी मोड का प्रोजेक्ट का है। तो इसमें देखिए मोबिलाइजेशन का एडवांस के बारे में क्या बोला है कि द अथॉरिटी शैल मेक एन एडवांस पेमेंट, उसको मोबिलाइजेशन एडवांस बोला जाता है, इक्वल टू 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, है ना। तो इन्होंने बोला है 10% तक आपको मोबिलाइजेशन एडवांस मिलेगा। द एडवांस शैल कैरी सिंपल इंटरेस्ट रेट 9.5% पर एनम, ईयरली 9.5% इंटरेस्ट भी लेगा इन लोग। तो और क्या बोला है, और बोला है कि शैल बी मेड इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ईच, मतलब 5% करके 2 बार हम लोग क्लेम, मतलब कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर सकता है 9.5% इंटरेस्ट के साथ। एक बार में आपको 10% नहीं दिया जाएगा। आप सेकेंड कंडीशन में आएंगे तो यहाँ पे लिखा है द कॉन्ट्रैक्टर में अप्लाई टू अथॉरिटी फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस पेमेंट एट में टाइम आफ्टर अपॉइंटमेंट डेट। तो अपॉइंट डेट के बाद कभी भी कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए क्लेम कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोगों को बीजी सबमिट करना पड़ता है। तो इन्होंने लिखा है along with an irrecoverable and unconditional guarantee from a bank for an amount equivalent to 110%. तो of such installment substantially in the form provided at Annexure 3। Annexure 3 में फॉर्म दिया है, वो फॉर्म में फिलअप करके डालना पड़ेगा। ऑफ शेड्यूल एफ में वो फॉर्म है। तो देखिए जो बैंक गारंटी है वो जो हम लोग का अथॉरिटी होगा, मतलब क्लाइंट होगा। ये रेल का प्रोजेक्ट है तो रेलवे के नाम पे कोई भी बैंक में जाके मोबिलाइजेशन का एडवांस का पहला 5% जब हम क्लेम करेंगे तो 5% का अमाउंट से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 5% का अमाउंट मतलब 5 करोड़ आएगा। तो 5 करोड़ का 110% अमाउंट हम लोगों को मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए देना पड़ेगा। तो आप देखिए 5 करोड़ का
110% कितना आएगा? 5.5 करोड़। मतलब अगर हम लोग पहला 5% क्लेम कर रहे हैं तो 5 करोड़ मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए हम लोगों को बीजी सबमिट करना पड़ेगा 5.5 करोड़ का। अब थर्ड कंडीशन बोला है एट एनी टाइम आफ्टर 60 डेज, 60 दिन के बाद फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट, अपॉइंटमेंट डेट के 60 दिन के बाद द कॉन्ट्रैक्टर में अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। मोबिलाइजेशन एडवांस का पहला आप ले लिया 5 करोड़ 5%, फिर जब दूसरा 5% लेना है तब मिनिमम 60 दिन होना है अपॉइंटमेंट डेट के बाद, मतलब 2 महीने बाद आपको क्लेम करना पड़ेगा। सेम वही एडवांस आपको एक बैंक गारंटी सबमिट करना पड़ेगा, वही 110% के हिसाब से ये बोला है। अब नेक्स्ट कंडीशन बोला है द इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस शैल बी पेड बाय द अथॉरिटी टू द कॉन्ट्रैक्टर विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ इट रेस्पेक्टिव रिक्वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज। मतलब जब कॉन्ट्रैक्टर क्लेम करेगा उसके 15 दिन के अंदर अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टर को वो पैसा देगा, यही लिखा हुआ है। अब इसका रिकवरी है उसके बारे में लिखा गया है 17.2.5 में बोला द एडवांस पेमेंट शैल बी रिकवर्ड थ्रू प्रोपोर्शनेट डिडक्शन टू बी मेड इन द इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट्स। मतलब जितना आईपीसी बिल होगा उसमें से हम लोग उसको डिडक्ट करेंगे, जो मोबिलाइजेशन एडवांस लिया था उसको काटना स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग्स विथ द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 17.5.2। ये क्लॉज आईपीसी के बारे में बोला है तो उसके हिसाब से काटेगा, वही बोला है डिडक्शन ऑफ एडवांस पेमेंट शैल कमेंस फ्रॉम द इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट इन व्हिच क्यूमुलेटिव इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट शैल हैव रीच्ड 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब यहाँ पे बोला है जब तक बिल अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर का 50% ना हो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का तब तक मोबिलाइजेशन का एडवांस नहीं कटेगा। देखिए इसमें क्या कंडीशन है, सेकंड में अलग है, थर्ड में अलग है, तो इसलिए इसका कोई सेम रूल्स नहीं होता कि हर प्रोजेक्ट के लिए आपको सेम वे मिलेगा मोबिलाइजेशन एडवांस काटने का। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे पहला कंडीशन दिया 50% होना है मिनिमम बिल अमाउंट तभी कटेगा। द टोटल अमाउंट रिकवर्ड इन ईच इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट शैल बी इक्वल टू 30% ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरिम पेमेंट ड्यू। अब बोला है उसके बाद जब भी रिकवर करेंगे जितना भी बिल अमाउंट होगा उसका 30% कटेगा। अगर हम 10 करोड़ का बिल लेके गए उसका 30% 3 करोड़ रुपए रिकवर हो जाएगा। और बोला है एंड पेएबल अंडर सच इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट एंड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बीइंग रिकवर्ड टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ द एडवांस पेमेंट टू द डेट of recovery until the entire advance payment together with interest is covered। लेकिन जो इंटरेस्ट कटेगा वो जिस दिन आपको पेमेंट मिला उसी दिन से आपका इंटरेस्ट कटेगा, यही बोला है इसमें। फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट द पार्टीज एग्रीड दैट in the event the total payment specified if any interim payment certificate exceed the limit of 50% of the contract price, the proportionate to recovered hereunder shall be restricted to the amount exceeding 50% of the contract price। ये क्लॉज वो होता है जो अगर 50% के ज़्यादा कोई भी आईपीसी, मतलब पहले से जब आईपीसी हो रहा है 50% के ऊपर हो गया एक क्लॉज में 53% होगा या फिर 54% हो गया जब हम बिल क्लेम कर रहे हैं, उस बिल से मोबिलाइजेशन एडवांस काटना शुरू करेगा। लेकिन टोटल उसमें जो टोटल बिल आएगा से हम लोगों का पहला वाला बिल था 49% का, है ना, लेकिन उसके बाद जो बिल क्लेम किया वो हो गया आपका 54%, तो रह जाएगा हम लोगों का टोटल 5% ऑफ अमाउंट क्लेम हो रहा है उस बिल में, लेकिन टोटल 5% से ना काट के 50 से 54 मतलब जो 4% है उसके ऊपर मोबिलाइजेशन एडवांस काटा जाएगा, टोटल के ऊपर नहीं काटा जाएगा।
ये बोला है। अब इसमें बोला है, बोला इफ द फर्स्ट रिकवरी सेज ₹X is made after 20 months from the date of first installment of the advance payment, the interest will be recovered on ₹X for a period of 20 months, है ना। और when the next recovery is made in following month, say ₹Y interest on ₹Y will be computed for a period of 21 month। तो इन्होंने बोला अगर पहला रिकवरी अमाउंट X है, मतलब कोई एक सच अमाउंट है X, वो क्या हो रहा है, हम लोग जो बिल क्लेम कर रहे हैं वो 20 मंथ हो गया, तब क्या होगा, इंटरेस्ट 20 महीने के हिसाब से आएगा। अब सेकेंड रिकवरी अगर Y आए, Y के ऊपर अगर नेक्स्ट मंथ में जाके हम लोग क्लेम मतलब बिल ले रहे तो उसका 21 मंथ हो गया, तो इंटरेस्ट 21 मंथ के हिसाब से लगेगा। बस एज सिंपल द पार्टीज फर्दर एग्रीड नो पेमेंट इन एक्सिट 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शैल बी रिलीज्ड अंटिल द एडवांस पेमेंट। तो इन्होंने बोला है कि 90% जब प्रोजेक्ट वैल्यू का टोटल 90% हो जाए तब तक पूरा मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी होना चाहिए। दोस्तों इस कंडीशन के ऊपर हम लोग एक कैलकुलेशन मैं आपको एक दिखा दूंगा, उसका कैलकुलेशन कैसे आएगा। देखिए पहला हम लोग पकड़ लेते हैं हम लोगों का टोटल जो टेंडर वैल्यू है वो 100 करोड़ का है। तो हम लोग फर्स्ट मोबिलाइजेशन एडवांस जो ले लिया, समझ लीजिए वो कितना आएगा, 5% हम लोग ले लिए। अब हम लोगों का 100 करोड़ में से 50 करोड़ का बिल हो गया, इसका 50% बिल हो गया, तभी हम लोग मोबिलाइजेशन एडवांस डिडक्ट करना शुरू कर देंगे। वो भी समझ लेते हैं कि जब जिस दिन को हम लोग ये लिया था मोबिलाइजेशन एडवांस, वो समझ लेते हैं जनवरी में लिया था, ठीक है। अब ये 50 करोड़ का बिल हम लोगों का हो गया दिसंबर में, ठीक है। ये दिसंबर में हम लोगों का ये 50 करोड़ का बिल हो गया। अब नेक्स्ट साल का जो जनवरी है, मैंने इसको नेक्स्ट साल का जो जनवरी आएगा उसमें हम लोग बिल क्लेम किया और 5 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट साल जनवरी 24 में हम लोग बिल क्लेम किया 5 करोड़, ठीक है। तो अब 50% हम लोगों का एक कंडीशन हो गया, 50% हम लोगों का बिल हो गया, उसके ऊपर 5% जब नेक्स्ट बिल जब भी आएगा तब हम लोग रिकवर करेंगे। तो समझ लेते हैं कि इसका क्या होगा, ये 5 करोड़ के ऊपर हम लोगों को बोला है 30% डिडक्ट होगा मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए रिलीज, तो 30% हम लोगों को डिडक्ट हो गया, है ना। ये हम लोगों का मोबिलाइजेशन एडवांस रिलीज होगा, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोबिलाइजेशन एडवांस रिलीज हो गया ये। अब इसके साथ इंटरेस्ट भी आएगा। अब इंटरेस्ट हम लोगों को कितना बोला था, 9.5%, है ना, कहा गया इंटरेस्ट इन्होंने बोला है 9.5% पर एनम। तो इंटरेस्ट जो आएगा उसका इंटरेस्ट भी कटेगा, इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट कौन सा होगा, ये टोटल हम लोगों का 5 करोड़ का मोबिलाइजेशन एडवांस लिया था, इंटरेस्ट 5 करोड़ के ऊपर आएगा। तो 5 करोड़ का इंटरेस्ट जो होगा 5 करोड़ इंटू एक साल हुआ 9.5%, और अगर एक साल कुछ महीना है तो उसको भी साल में कन्वर्ट करके हम लोग डालेंगे। तो आप देखिए ये टोटल जो हम लोगों का मोबिलाइजेशन एडवांस माइनस होगा इस बिल में, टोटल माइनस होगा कितना,
दिस प्लस दिस, मतलब 1,97,50,000 हम लोगों का ये 5 करोड़ में से ऐसे ही मोबिलाइजेशन के लिए डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा तो मोबिलाइजेशन कितना बचा ये भी हम लोगों को कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा। तो बचा कितना, बैलेंस मोबिलाइजेशन अमाउंट वो 5 करोड़ से ये वाला माइनस हो जाएगा मोबिलाइजेशन एडवांस। इंटरेस्ट नहीं माइनस होगा, इंटरेस्ट तो अलग ही है। अब नेक्स्ट बिल में जब इंटरेस्ट लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बिल समझ लेते हैं कि वो 10 करोड़ का हुआ। ठीक है, ये 10 करोड़ हुआ तो इसके लिए भी मोबिलाइजेशन एडवांस कितना हो जाएगा, 30% इंटू 30%। अब इसके इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर 1 साल 1 महीना, 1 साल 1 महीना, तो टोटल कितना साल होगा, टोटल साल हो जाएगा आपका 13 महीना डिवाइडेड बाई 12 महीना, 1.0833। तो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका दिस इंटू 9.5% इंटू दिस। अच्छा, ये यहाँ आएगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब टोटल माइनस हो जाएगा दिस माइनस दिस। अब उसके बाद बैलेंस कितना रहेगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस मोबिलाइजेशन रह जाएगा दिस माइनस दिस, 50,000। तो ऐसे ही करके हर बिल में कैलकुलेशन आएगा। ये समझ लेते, ये फरवरी के लिए है ना, फरवरी 24 के लिए बिल था। तो ये हो गया एक कंडीशन के लिए। ये जो अमाउंट टोटल माइनस होगा ना, ये अमाउंट सीधा उठाना है जाके, ये बिल वाइज एब्स्ट्रैक्ट जो हम लोग बनाया था एब्स्ट्रैक्ट बिल के लिए, डिडक्शन फॉर मोबिलाइजेशन यहाँ पे बैठ जाएगा, डिडक्शन रिकवरी फॉर मोबिलाइजेशन यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये कंडीशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन दोस्तों, ये देखिए सेकेंड वाला जो कंडीशन है ये एक NHAI का एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। उसमें क्या बोला है, उसमें भी आपका देखिए अथॉरिटी शैल बी मेक एन इंटरेस्ट फी। इंटरेस्ट फी इसमें क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा आपको, सीधा बोल दिया। एडवांस पेमेंट इक्वल अमाउंट टू 10%, 10% आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर ले सकते हैं फॉर मोबिलाइजेशन एक्सपेंस एंड फॉर एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट्स। द एडवांस पेमेंट शैल बी मेड इन 3 इंस्टॉलमेंट। इन्होंने बोला 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। देखिए डिफरेंट, देखिए अलग अलग एग्रीमेंट का अलग अलग टाइप का कंडीशन रहता है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शैल बी इक्वल टू 2%, पहला इंस्टॉलमेंट 2% होगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब 2%, 3%, 5%, कितना हो 10%। तो अब सेकेंड कंडीशन इन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्टर में अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस पेमेंट एट एनी टाइम आफ्टर द अपॉइंटेड डेट along with an irrevocable and unconditional guarantee from a bank for an amount equivalent of 110%। ये तो ठीक है, ये सेम है PBS जैसा, ये कंडीशन ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एट एनी टाइम आफ्टर 30 days, 30 दिन के बाद फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट के 30 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर में अप्लाई फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। सेम उसको अनकंडीशनल एंड इरिवोकेबल बैंक गारंटी सबमिट करना पड़ेगा, वही 110% के हिसाब से। मतलब जितना अमाउंट उसको आ रहा है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3% कितना होगा, 3 करोड़ का 110% उसको जितना अमाउंट आएगा उस अमाउंट का बीजी सबमिट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन बोला है एट एनी टाइम आफ्टर 60 डेज। अब 60 दिन बाद वो थर्ड क्लेम करेगा, ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट क्लेम कर सकता है। तो ऐसे करके वो क्लेम करता जाएगा।
अब देखिए इसको क्या बोला, ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट शैल बी रीपेड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू द अथॉरिटी नो लेटर देन 365 डेज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डेज ऑफ एडवांस पेमेंट। तो इन्होंने बोला है कि 1 साल के अंदर पूरा जो एडवांस पेमेंट लिया है उसको कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करना पड़ेगा। ये देखिए इसका कंडीशन अलग हो गया कि 1 साल के अंदर उसको रिकवर करना है। अब दूसरा बोला है, नेक्स्ट कंडीशन बोला है, द कॉन्ट्रैक्टर शैल रीपे ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट। मतलब ड्यू डेट आ जाएगा जिस दिन उनको पेमेंट मिलेगा, 365 डेज बाद उसका ड्यू डेट आ जाएगा, है ना, लास्ट डेट। इन द इवेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर फेलियर टू मेक द रीपेमेंट ऑन टाइम, अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया 365 डेज के अंदर वो पेमेंट करना, द अथॉरिटी शैल बी एंटिलेट द इनकैश ऑफ द बैंक गारंटी ऑफ एडवांस पेमेंट। जो बैंक गारंटी सबमिट किया था कॉन्ट्रैक्टर, वो अथॉरिटी जब्त कर लेगा, उसमें से अथॉरिटी अपना पैसा निकाल लेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर को वो पैसा और नहीं मिलेगा। तो और ये और एक भी बोला है, अगर लेट हो गया कॉन्ट्रैक्टर, द कॉन्ट्रैक्टर शैल पे इंटरेस्ट टू द अथॉरिटी ईच डे ऑफ डिले। मतलब अगर एडवांस पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर डिले कर दिया मोबिलाइजेशन एडवांस क्लियर करने में, तो सच इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड द रेट ऑफ 18% पर एनम। इफ द एडवांस पेमेंट वॉज नॉट बीन फुल्ली पेड prior to the termination under clause, टर्मिनेशन क्लॉज दिया हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करने से पहले टर्मिनेट हो गया, कई कारण होता है कि क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट कर देता है, प्रोग्रेस स्लो होता है या कुछ और गलती होता है कॉन्ट्रैक्टर से, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। कुछ कारण है जो क्लॉज में दिया हुआ है कि भाई हम ये कारण के वजह से आपको कर सकते हैं टर्मिनेट, अगर वो हो जाए तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है, इन द इवेंट ऑफ टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट, द एडवांस पेमेंट शैल बी डीम्ड टू कैरी इंटरेस्ट ऑफ द रेट ऑफ 10% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस पेमेंट टू डेट ऑफ रिकवरी, इनकैशमेंट ऑफ द बैंक गारंटी फॉर द एडवांस पेमेंट। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टर टर्मिनेट हो गया और ये एडवांस पेमेंट भी नहीं क्लियर हुआ, तो उन पर 10% के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेगा, ये वो बैंक गारंटी के बदले में। इसमें दोस्तों हम लोगों को कोई एग्जैक्ट वो तो नहीं बताया कि पैसा कैसे काटना है, बस इतना बोल दिया कि 1 साल के अंदर काटना है। तो आप 1 साल के अंदर जितना भी बिल करेंगे, जितना भी मोबिलाइजेशन एडवांस लिया है, कोशिश करना पड़ेगा कि जितना हो सके वो बिल से रिकवर करने के लिए, है ना। ऐसे करके बस 1 साल के अंदर उसको ख़त्म करना है। वो कैसे भी आप डाल सकते हैं या परसेंटेज में निकल सकते हैं कि बिल का परसेंट के हिसाब से हर महीने के हिसाब से इतना रहना है या हर बिल के हिसाब से इतना देना है। ये हो गया। अब थर्ड में आएंगे तो थर्ड एग्रीमेंट जो एक NHIDCL का EPC प्रोजेक्ट है, जो हम लोग बिल कर रहे थे, इसी एग्रीमेंट के ऊपर बेसिस करके कर रहे थे। तो थर्ड जो एग्रीमेंट है उसमें बोला गया है कि द अथॉरिटी शैल मेक एन इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस पेमेंट बैंक रेट प्लस 3% इक्वल टू 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब 10% मिलेगा 3% इंटरेस्ट के हिसाब से, एक्सक्लूसिवली फॉर मोबिलाइजेशन एक्सपेंस। द एडवांस पेमेंट फॉर मोबिलाइजेशन एक्सपेंस शैल बी मेड इन 2 इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सेकेंड भी 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अच्छा, इन्होंने बोला है द सेकेंड 5% मोबिलाइजेशन एडवांस वुड बी रिलीज्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। देखिए इसका कंडीशन अलग है। पहला 5% आपको दिया, आपने उसको एक्सपेंस किया, लेकिन जो एक्सपेंस किया उसको कहाँ कहाँ एक्सपेंस किया, कैसे एक्सपेंस किया, उसको आप सबमिट करें। फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोलता है उसको। वो जो आपका बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ सबमिट किया जाता है और CA से सर्टिफाई करा के सबमिट किया जाता है। कोई जो आपका कंपनी का CA होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सर्टिफाई कर देगा कि यहाँ खर्चा हुआ है।
मतलब कैंप सेटअप, मशीनरी, इक्विपमेंट्स खरीदा, क्या क्या इक्विपमेंट्स खरीदा उसका, या कैंप सेटअप में कितना गया, मटेरियल खरीदा तो उसमें कितना गया, या उस भी स्टाफ का सैलरी भी दिया, वो भी दिखा सकता है उसमें। तो यूटिलाइजेशन सबमिट करना है। अब सेकंड बोला है, इन एडिशन टू अबव द अथॉरिटी शैल मेक एन एडिशनल इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस पेमेंट अगेंस्ट न्यूली परचेस्ड की construction equipment required for the work as per agreed construction program and brought to the site, if so requested by the contractor, subject to the same terms and conditions specified for advance payment for mobilization expense in this agreement. The maximum of such advance shall be 5% of the contract price against bank guarantee. This above shall be further subject to the condition, है ना। इसमें भी बैंक गारंटी सबमिट करना है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, ये जो 2 नंबर कॉलम रो पे दिया हुआ है कंडीशन, ये कंडीशन तब है, ये 10% हम लोग ले लिया, उसके बाद भी हम लोग को पैसा की ज़रूरत पड़े तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि हम नया कुछ इक्विपमेंट्स खरीदा और जो हम लोग वर्क प्रोग्राम सबमिट किया उसके हिसाब से वो इक्विपमेंट्स प्रोजेक्ट के लिए बेहद ज़रूरी था, और कंपनी अपने नाम पे, जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर यानी कंपनी अपने नाम पे वो इक्विपमेंट्स खरीदा, तो क्या और 5% आपको मोबिलाइजेशन एडवांस मिल सकते हैं, है ना। उसके उस पे क्या बोलना है, सच न्यू इक्विपमेंट्स आर कंसीडर्ड बाय द अथॉरिटी इंजीनियर टू द नेसेसरी फॉर द वर्क्स। ये अथॉरिटी इंजीनियर सर्टिफाई करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर नेसेसरी है, ये इक्विपमेंट्स कंस्ट्रक्शन के लिए नेसेसरी है। और दूसरा, दिस न्यू इक्विपमेंट शुड बी प्रोक्यूर्ड इन द नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का नाम पे होना चाहिए। द एडवांस पेमेंट फॉर मोबिलाइजेशन एक्सपेंस एंड फॉर एक्विजिशन ऑफ की न्यू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स वुड बी डीम्ड एज इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस, मतलब इन पे भी इंटरेस्ट लगेगा, वही 3% बोला है ना। बस यही है, इंटरेस्ट would be recovered along with the recovered mobilization advance payment as per provision of laid down for the mobilization advance recovery। वही बोला है, इंटरेस्ट रिकवर होगा, ठीक है। The contractors may apply to authority for the first installment of the advance payment at any time, appointment date after the appointment date, अपॉइंटमेंट डेट के बाद कभी भी अप्लाई कर सकता है, along with the irrevocable and unconditional bank guarantee from any bank for an amount of equivalent to 110%। ये कंडीशन तो तीनों एग्रीमेंट में मिल रहा है कि जो भी मोबिलाइजेशन एडवांस आपको लेना है उस अमाउंट का 110% बीजी सबमिट करना पड़ेगा। और ये 60 डेज वाला वही होगा सेकंड के लिए, एट एनी टाइम आफ्टर 60 डेज फॉर द अपॉइंटेड डेट द कॉन्ट्रैक्टर में अप्लाई फॉर द अथॉरिटी फॉर द सेकंड इंस्टॉलमेंट, वही 110% वाला बैंक गारंटी। ऐसे ही करके आपका आएगा। अब देखिए इसमें बोला है द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ द ऑप्शन टू स्प्लिटिंग द बैंक गारंटी। इसमें देखिए बोल दिया है अगर आपको बैंक गारंटी स्प्लिट करना है, मतलब एक ही बैंक गारंटी नहीं देना है 5 करोड़ का, 5.5 करोड़ का एक ही बैंक गारंटी हम लोग सबमिट कर दिया, ऐसे नहीं, वो अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंट बैंक में या एक ही बैंक में स्प्लिट। इसका एक फ़ायदा है, जैसे bank guarantee against advance payment for mobilization expense into part such not less than 2.75% of the contract price। हम लोगों को बीजी देखिए 5 करोड़ जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 करोड़ हम लोगों को मिल रहा है, उसका जो आएगा बीजी सबमिट कितना आएगा 110%, 5 करोड़ का 5.5 करोड़ आ रहा था हम लोग का, है ना। 5.5 करोड़ का हाफ कितना आएगा 2.75, तो 2.75 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 100% होगा तो उसका 2.75% हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बोला है नॉट लेस देन 2.75%, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग 2 बीजी सबमिट कर सकते हैं 2.75 के हिसाब से। जब हम लोग रिकवर करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग को 2.75 करोड़ रिकवर हो गया तो हम लोग का जो बीजी सबमिट हुआ है एक बीजी हम लोग उसमें से रिलीज़ कर सकते हैं। यही इसका फ़ायदा है कि हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं इसमें। तो उन्होंने उसके बाद बोला ईच पार्ट ऑफ द बैंक गारंटी शैल रिमेन इफेक्टिव टिल फुल रीपेमेंट
of the such part of advance corresponding to the bank guarantee. Such part of bank guarantee shall be returned to the contractor on recovery under agreement of the full amount of such part guarantee within 30 days of the said recovery. यही बोला है कि जैसे ही आपको 2.75% के हिसाब से मोबिलाइजेशन एडवांस से रिकवरी हो जाएगा, तुरंत आप उसका 30 दिन के अंदर उसका बैंक गारंटी रिलीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं. द एडवांस पेमेंट शैल बी पेड बाय द अथॉरिटी टू द कॉन्ट्रैक्टर विद इन 15 डेज. जब एडवांस पेमेंट मांगेगा तो 15 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को देना है. द एडवांस पेमेंट शैल बी रीपेड थ्रू परसेंटेज डिडक्शन फ्रॉम द स्टेज पेमेंट डिटरमाइन द अथॉरिटी इंजीनियर इन अकॉर्डेंस विथ क्लॉज 19.5. हम 19.5 एस फॉलो इन्होंने बोला कि हर स्टेज पेमेंट में रिलीज करना है. देखिए इसमें बोला है स्टेज पेमेंट में रिलीज करना है, एक नंबर पे बोला था इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट में रिलीज करना है. तो अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग आता है. तो डिडक्शन शैल बी मेड, देखिए यहाँ पे क्या बोला, डिडक्शन पहला वाला बोला है डिडक्शन शैल कॉमेंस इन द फर्स्ट स्टेज स्टेटमेंट. यहाँ पे बोल दिया कि पहला बिल से डिडक्ट करो मोबिलाइजेशन एडवांस. फर्स्ट जो एग्रीमेंट था उसमें बोला था 50% बिल होगा उसके बाद डिडक्ट करना है और 30% के हिसाब से डिडक्ट करना है, और यहाँ पे 15% हिसाब से डिडक्ट करना है और पहला बिल से डिडक्ट करना है. डिडक्शन शैल बी मेड the rate of 15% of each state payment statement until such time as the advance payment has been repaid. मतलब जब तक advance payment repaid ना हो तब तक deduction हम लोग करते रहेंगे. Provided that the advance payment shall be completely repaid prior to the time within 80% of the schedule construction period is over. मतलब जो टाइम कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है प्रोजेक्ट के लिए 2 साल या 3 साल दिया है, उसका 80% टाइम के अंदर मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवर होना है, ये बोला है. और एक कंडीशन बोला है, इफ टोटल सर्टिफाइड स्टेज पेमेंट डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. मतलब स्टेज पेमेंट जितना हो रहा है, टोटल स्टेज पेमेंट 20% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से ना हो, 50% ऑफ द शेड्यूल कंस्ट्रक्शन पीरियड. मतलब 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट खत्म होना है, लेकिन 1 साल हो गया, आपका 20% भी स्टेज पेमेंट नहीं हुआ, मतलब बिल नहीं हुआ. उस टाइम पे द एडवांस पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट शैल बी रिकवर्ड बाय इनकैशमेंट ऑफ द बैंक गारंटी फॉर द एडवांस पेमेंट. मतलब तब क्या करेगा, वो बैंक गारंटी से वो पैसा काट लेंगे. इफ द एडवांस पेमेंट हैज़ नॉट बीन फुल्ली रीपेड prior to the termination under, ये टर्मिनेशन क्लॉज बिल्कुल सेम टू सेम सेकेंड वाला का है जो प्रीवियसली बोला था कि अगर टर्मिनेशन हो गया तो उसका जो कंडीशन है, सेकेंड वाला कंडीशन में 5% इंटरेस्ट था, इसमें 10% इंटरेस्ट में था, इसमें 5% है. तो ऐसा मैं ये बोल रहा था कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि एक प्रोजेक्ट में किया कि 10% के हिसाब से मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवर हो रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट में भी वही होगा, ऐसा नहीं है. हर एग्रीमेंट में चेंज होता है, हर एग्रीमेंट के हिसाब से चेंज होता है. मैं बार बार यही बोल रहा हूँ दोस्तों कि एग्रीमेंट फॉलो करना ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब.